नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्कूल एकेडमी के एनसीईआरटी सेक्शन में। दोस्तों, आज भारत विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है एवं अनुमानित तौर पर कुछ दशकों में चीन को पीछे छोड़कर विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। वह कौन से तरीके हैं जिनके द्वारा समाजशास्त्री एवं जनसंख्याविद जनसंख्या का अध्ययन करते हैं? जनसंख्या के कौन से पक्ष सामाजिक तौर पर महत्वपूर्ण हैं एवं भारतीय परिदृश्य में इन मोर्चों पर क्या हो रहा है? क्या हमारी जनसंख्या विकास में एक बाधा है या इसे विकास में किसी तरह की मदद के रूप में भी देखा जा सकता है? ये कुछ सवाल हैं जिसका उत्तर इस अध्याय में ढूंढने का प्रयास किया गया है। दोस्तों, इस अध्याय में हम माल्थस का जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत, जनसांख्यिकी संक्रमण का सिद्धांत, जन्म दर, मृत्यु दर, प्राकृतिक वृद्धि दर या जनसंख्या समृद्धि दर, प्रजनन दर, शिशु मृत्यु दर, स्त्री पुरुष अनुपात, जनसंख्या की आयु संरचना, पराश्रितता अनुपात, भारत की जनसंख्या का आकार और समृद्धि, 2018-19 की सार्वभौमिक इन्फ्लुएंजा महामारी, भारतीय जनसंख्या की आयु संरचना और भारत के जनसांख्यिकी लाभांश के मायने, भारत में गिरता हुआ स्त्री पुरुष अनुपात, भारत की साक्षरता, ग्रामीण नगरीय विभिन्नताएं, भारत की जनसंख्या नीति और भारत की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के महत्वपूर्ण लक्ष्यों के बारे में विस्तार से जान पाएंगे और चीज़ों को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। दोस्तों, अभी हमने जितने भी टॉपिक्स की चर्चा की, इन सभी टॉपिक्स के लिए हमने अलग अलग वीडियो बनाया हुआ है। ऐसा हमने इसलिए किया है ताकि इस अध्याय के महत्वपूर्ण बिंदुओं को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा पाऊं और लोगों को यह बता पाऊं कि एनसीईआरटी की किताबों में क्या कुछ है। और इसलिए भी कि कोई भी स्टूडेंट अगर पूरे चैप्टर को न पढ़ना चाहे तो अपने ज़रूरत के मुताबिक संबंधित टॉपिक के वीडियो क्लास को ही ले सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस अध्याय को और चलते हैं इस अध्याय के सबसे पहले टॉपिक की तरफ, जो है जनसांख्यिकी। दोस्तों, इस वीडियो क्लास के माध्यम से हम जान पाएंगे कि जनसांख्यिकी की परिभाषा क्या है, जनसांख्यिकी के क्षेत्र क्या हैं, समाजशास्त्र के लिए जनसांख्यिकी की उपयोगिता क्या है और समाजशास्त्र जनसांख्यिकी का उपयोग कैसे करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अध्याय को देखते हैं। दोस्तों, जनसांख्यिकी जनसंख्या का सुव्यवस्थित अध्ययन है। हिंदी में इसे जनांकिकी भी कहा जाता है। इसका अंग्रेजी पर्याय है डेमोग्राफी। यूनानी भाषा के दो शब्दों डेमोस यानी जन और ग्राफीन यानी वर्णन से मिलकर बना है, जिसका तात्पर्य है लोगों का वर्णन। जनसांख्यिकी विषय के अंतर्गत जनसंख्या से संबंधित अनेक रुझानों तथा प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे जनसंख्या के आकार में परिवर्तन, जन्म, मृत्यु तथा प्रवसन के स्वरूप और जनसंख्या की संरचना और गठन, अर्थात उसमें स्त्रियों, पुरुषों और विभिन्न आयु वर्ग के लोगों का क्या अनुपात है। जनसांख्यिकी कई प्रकार की होती है, जैसे आकारकी जनसांख्यिकी, जिसमें अधिकतर जनसंख्या के आकार यानी मात्रा का अध्ययन किया जाता है, और सामाजिक जनसांख्यिकी, जिसमें जनसंख्या के सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक पक्षों पर विचार किया जाता है। सभी प्रकार के जनसांख्यिकी अध्ययन गणना या गिनती की प्रक्रियाओं पर आधारित होते हैं, जैसे कि जनगणना या सर्वेक्षण, जिनके अंतर्गत एक निर्धारित प्रदेश के भीतर रहने वाले लोगों के बारे में सुव्यवस्थित रीति से आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। दोस्तों, जनसांख्यिकी का अध्ययन समाजशास्त्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वस्तुतः समाजशास्त्र के उद्भव और एक अलग अकादमिक विषय के रूप में इसकी स्थापना का श्रेय बहुत कुछ जनसांख्यिकी को ही जाता है। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यूरोप में दो विभिन्न प्रक्रियाएं लगभग साथ साथ घटित हुईं।
एक राजनीतिक संगठन के प्रमुख रूप में राष्ट्र राज्यों की स्थापना और दूसरी आंकड़ों से संबंधित आधुनिक विज्ञान सांख्यिकी की शुरुआत। आगे चलकर इस आधुनिक किस्म के राज्य ने अपनी भूमिका और कार्यों का विस्तार शुरू किया। उदाहरण के लिए उसने जन स्वास्थ्य प्रबंध के प्रारंभिक रूपों के विकास में, आरक्षित मतलब कि पुलिस और कानून व्यवस्था के अनुपालन में, कृषि तथा उद्योग संबंधी आर्थिक नीतियों में, कराधान और राजस्व उत्पादन में और नगरों की शासन व्यवस्था में सक्रिय रूप से दिलचस्पी लेना प्रारंभ कर दिया। राज्य के कार्यकलापों के नए और बराबर विस्तृत होते हुए क्षेत्र के सुचारू रूप से संचालन के लिए सामाजिक आंकड़ों को यानी जनसंख्या और अर्थव्यवस्था के विभिन्न पक्षों से संबंधित मात्रात्मक तथ्यों को सुव्यवस्थित एवं नियमित रूप से इकट्ठा करने की आवश्यकता महसूस की गई। राज्य द्वारा सामाजिक आंकड़े इकट्ठे करने का प्रचलन हालांकि काफ़ी पुराना है, पर इसका आधुनिक रूप 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में अस्तित्व में आया। अमेरिका की 1790 की जनगणना संभवतः सबसे पहली आधुनिक किस्म की जनगणना थी और इस पद्धति को यूरोप में भी 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में अपना लिया गया। भारत में जनगणना का कार्य भारत की अंग्रेजी सरकार ने सर्वप्रथम 1867 से 1872 के बीच प्रारंभ किया और फिर तो 1881 से हर 10 साल बाद मतलब कि 10 वर्षीय जनगणना की जाती रही। स्वतंत्र भारत ने भी इस पद्धति को चालू रखा और सन 1951 से अब तक 7 10 वर्षीय जनगणनाएं हो चुकी हैं, जिनमें 2011 में हुई जनगणना सबसे नई है। भारतीय जनगणना विश्व भर में जनगणना किए जाने का सबसे बड़ा कार्य है। हालांकि चीन की जनसंख्या भारत की तुलना में कहीं अधिक है, पर वहाँ नियमित रूप से जनगणना नहीं की जाती। दोस्तों, जनसांख्यिकी आंकड़े राज्य की नीतियाँ, विशेष रूप से आर्थिक विकास और सामान्य जन कल्याण संबंधी नीतियाँ बनाने और कार्यान्वित करने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन जब सामाजिक आंकड़ों को पहली बार इकट्ठा किया गया तो उन्होंने समाजशास्त्र जैसे एक नए विषय के अध्ययन के लिए एक प्रबल आधार प्रस्तुत कर दिया। लाखों लोगों के बहुत से बड़े समुदाय के बारे में इकट्ठे किए गए विशाल आंकड़ों या संख्यात्मक विशेषताओं ने सामाजिक प्रघटना के अस्तित्व के लिए एक मजबूत एवं ठोस तर्क प्रस्तुत किया। यद्यपि देश स्तरीय अथवा राज्य स्तरीय आंकड़े जैसे कि प्रति 1000 की जनसंख्या के पीछे मृत्यु के मामलों की संख्या यानी मृत्यु दर, अलग अलग व्यक्तियों की मृत्यु के आंकड़ों को जोड़कर तैयार किए जाते हैं, लेकिन मृत्यु दर अपने आप में एक सामाजिक प्रघटना है और उसका स्पष्टीकरण सामाजिक स्तर पर ही किया जाना चाहिए। एमिल दुर्खाइम का प्रख्यात अध्ययन, जिसमें उन्होंने विभिन्न देशों में आत्महत्या की दरों में पाए जाने वाले अंतरों को स्पष्ट किया, इस बात का एक अच्छा उदाहरण है। दुर्खाइम का कहना था कि आत्महत्या की दर 1 लाख की जनसंख्या के पीछे आत्महत्या के मामलों की संख्या को सामाजिक कारणों के द्वारा स्पष्ट करना ही जरूरी है। भले ही आत्महत्या के प्रत्येक मामले में आत्महत्या करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की परिस्थितियां या कारण अलग अलग हो सकते हैं। कभी कभी अकारिक जनसांख्यिकी और जनसंख्या अध्ययन के अधिक व्यापक क्षेत्रों के बीच अंतर किया जाता है। अकारिक जनसांख्यिकी प्रमुख रूप से जनसंख्या परिवर्तन के संघटनों के विश्लेषण तथा मापन से संबंध रखती हैं। इसके अंतर्गत मात्रात्मक विश्लेषण पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया जाता है, जिसके लिए अत्यंत विकसित गणितीय विधि अपनाई जाती है। यह विधि जनसंख्या वृद्धि और उसके गठन में होने वाले परिवर्तनों का पूर्वानुमान लगाने के लिए प्रयुक्त होती है। दूसरी ओर जनसंख्या अध्ययन या सामाजिक जनसांख्यिकी के अंतर्गत जनसंख्या की संरचनाओं और परिवर्तनों के व्यापक कारणों तथा परिणामों का पता लगाया जाता है।
सामाजिक जनसांख्यिकीविदों का विश्वास है कि सामाजिक प्रक्रियाएं और संरचनाएं जनसांख्यिकी प्रक्रियाओं को नियमित करती हैं। समाजशास्त्रियों के समान वे उन सामाजिक कारणों का पता लगाने का प्रयत्न करते हैं जो जनसंख्या के रुझानों को निर्धारित करते हैं। दोस्तों, ये रहा जनसांख्यिकी के बारे में और किस प्रकार से जनसांख्यिकी का अध्ययन समाजशास्त्र में किया जाता है, इसके बारे में हमने जाना। और अब अगले वीडियो में हम मिलेंगे, वहाँ पर हम अध्ययन करेंगे माल्थस के जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत। तो चलिए अगले वीडियो पर चलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।